दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड टेक मस्ती में। दोस्तों जैसा कि आपको बता दें कि डीआरडीओ के टॉप क्वेश्चन चल रहे हैं आजकल। डीआरडीओ के टॉप क्वेश्चन कुछ पहले भी कराए जा चुके हैं। ये आपकी शायद 5th वीडियो है। इसमें देखो क्या बताया जा रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंगल फेज मोटर। ये सिंगल फेज मोटर जो बनाई गई है यहाँ पे साइड में दर्शाई गई है, ये सिंगल फेज मोटर कौन सी है। ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, बताने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन देखो, सेटेड पोल मोटर दिया गया है पहले ऑप्शन में, दूसरा दिया गया कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर, तीसरा दिया गया कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर और चौथा दिया गया ऑप्शन रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी ऑप्शन जो आपका है सही हो जाएगा, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, यानी कि PSC मोटर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वाइंडिंग इज मेड ऑफ थिक वायर इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कौन सी वाइंडिंग मोटे वायर से बनी होती है? सिंगल फेज मोटर में कौन सी वाइंडिंग जो होती है वो मोटे वायर से बनी होती है? तो रनिंग वाइंडिंग क्या होती है? मोटे वायर से बनी होती है। क्यों, ऐसा क्यों है? तो रनिंग वाइंडिंग मोटे वायर से बनी होती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी मोटर जब स्टार्टिंग में चलती है तो वो थोड़ा सा करंट ज़्यादा लेती है, उसके बाद में लोड सारा का सारा रनिंग वाइंडिंग पे होता है, इसलिए रनिंग वाइंडिंग को थिक वायर से बनाया जाता है। दूसरी चीज़ एक बात होती है कि जब जो जितनी वायर पतली अगर बनाई जाएगी तो उस पर उसका एम्पियरेज बढ़ जाएगा और पतली वायर के ऊपर एम्पियरेज बढ़ने की वजह से आपका करंट ज़्यादा खाएगा, जिसकी वजह से आपके घर का बिल ज़्यादा आएगा। और मोटी वायर बनाने से ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, जलने की कंडीशन भी कम हो जाती है, इसलिए रनिंग वाइंडिंग को हमेशा मोटे तार से बनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स, यानी कि जो एक्स से मार्क किया गया है उसका नाम बताओ इन रोटरी कंप्रेसर। ये आपका रोटरी कंप्रेसर में एक्स से जो मार्क किया गया है उस पार्ट का नाम बताना है। देखो सारे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है ब्लेड, दूसरा है सिलेंडर, तीसरा इसेंट्रिक कैम और चौथा ऑप्शन है डिस्चार्ज पोर्ट। तो डिस्चार्ज पोर्ट भी नहीं है, इसेंट्रिक कॉम भी नहीं है और ये इसेंट्रिक कैम हो सकता है। ये इसेंट्रिक कॉम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसेंट्रिक कॉम आपका राइट आंसर है और डिस्चार्ज पोर्ट भी नहीं, क्योंकि डिस्चार्ज पोर्ट सामने दिख रहा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका डिस्चार्ज पोर्ट हो जाएगा, नीचे साइड में ये आपका डिस्चार्ज पोर्ट हो जाएगा और आपका ये इसेंट्रिक हो गया, यानी कि जो सेंटर में है, और इसेंट्रिक कैम ये साइड में जो अंदर आपका दिख रहा है इसेंट्रिक कैम वो हो जाएगा। इसेंट्रिक कैम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपका इसेंट्रिक कैम है, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिलेंडर की अगर बात की जाती है, सिलेंडर ये बीच में होता तो सिलेंडर होता, सिलेंडर नहीं है, इसेंट्रिक कॉम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन 3 फेज, यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर में उसके रोटेशन को चेंज करने के लिए, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए मोटर की क्या करना पड़ता है? दोस्तों आपको बता दें 3 फेज मोटर में 3 फेज होते हैं, तीन फेज होते हैं, RYB 3 फेज होते हैं। और इसके अगर डायरेक्शन को चेंज करना है तो 2 फेज को आपस में चेंज कर देते हैं। अगर कनेक्शन जो ऊपर से आया होता है उसको कर देते हैं तो R को टच नहीं करेंगे और Y और B को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि RBY कर दोगे तो आपका मोटर सीधी डायरेक्शन में चलने लगेगा। जिस डायरेक्शन में है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। या फिर आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो, RYB लिखा हुआ है, RYB वायर है, तो उसमें अगर R और Y को चेंज कर दोगे, यानी कि YRB कर दोगे, तब भी आपका मोटर दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जा रहा है, यानी कि चेंज एनी 2 फेज, किसी 2 फेज को चेंज करके आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, चेंज एनी 2 फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है? व्हाट इज़ द रीजन फॉर पुअर
कंप्रेशन, पुअर कंप्रेशन कब होता है, आपका कंप्रेशन अच्छा कब नहीं होता है, जब आपका जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में अगर स्क्रैच आ जाएगा तो वो जब प्रेस करने की कोशिश करेगा तो उसी स्क्रैच के ज़रिए एयर नीचे आ जाएगी या गैसकट कटी होगी, तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, स्क्रैच ऑन द पिस्टन सरफेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपके पिस्टन पे स्क्रैच होगा तब आपका पुअर कंप्रेशन होगा, यानी कंप्रेशन अच्छे से नहीं होगा, एयर कंप्रेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स यूज्ड ए सेकेंडरी हीट ट्रांसफ़र, सेकेंडरी हीट ट्रांसफ़र के रूप में एक्स से जो मार्क किया गया है वो क्या है, वो प्लेट है। दोस्तों आप देख के भी बता दोगे कि अंदर तो ट्यूबें पड़ी हुई हैं, ट्यूबें ये देखो है, ये ट्यूबें हैं और बाहर ये सेकेंडरी हीट ट्रांसफ़र के लिए आपका प्लेट लगाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, प्लेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर द डिहाइड्रेटर इज इंस्टॉल इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम। डिहाइड्रेटर आप जानते हो कि जो आपका ड्रायर फिल्टर लगाया जाता है उसी को डिहाइड्रेटर कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिल्का जल भरा होता है। तो सिल्का जल वाला आपका ड्रायर कहाँ लगाया जाता है, कंडेंसर के आउटलेट पे लगाया जाता है। कंडेंसर के आउटलेट को लिक्विड लाइन भी बोला जाता है, क्योंकि कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट जो वेपर फॉर्म में रहता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर होता है, वो क्या करता है कि उसके टेम्परेचर को कम कर देता है लेकिन प्रेशर को वही रहने देता है। तो हाई प्रेशर लिक्विड लाइन होती है, एक लिक्विड लाइन बोला जाता है, उस वहीं पे आपका ड्रायर फिल्टर लगा होता है, इसलिए डिहाइड्रेटर कहाँ इंस्टॉल होता है, लिक्विड लाइन पे होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द रेमेडी फॉर ब्रोकन बाई मेटल थर्मो इन ए फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में आपका उसका रेमेडी क्या है, रेमेडी क्या है, अगर वो फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर का बाई मेटल स्विच अगर डिफेक्टिव हो गया है तो उसका रेमेडी क्या है, उसको डायरेक्ट बदल देना चाहिए, उसको चेंज करना या बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन में चारों पढ़ के दिखा देता हूँ आपको चारों ऑप्शन क्या कहता है। पहला ऑप्शन कहता है रिपेयर द बायमेटल थर्मो, दूसरा क्या कहता है रीयूज़ द बायमेटल थर्मो, रिप्लेस द बायमेटल थर्मो और रीएडजस्ट द बायमेटल थर्मो। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिप्लेस द बायमेटल थर्मो, उसको रिप्लेस कर देना है, बार बार की प्रॉब्लम नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाई देयर इज नो फ्रॉस्टिंग एट द बॉटम ओनली इन प्लेट कॉयल एवोपरेटर यूज्ड विथ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में जो प्लेट कॉयल तरीके का एवोपरेटर यूज किया जाता है उसमें अगर नीचे फ्रॉस्टिंग नहीं हो रही है, यानी कि बर्फ़ नहीं जम रहा है, उसके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो नीचे क्या है ऑयल प्रेजेंट हो सकता है उसमें, तो ऑयल प्रेजेंट इन द कॉयल, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मुँह दर्द करने लगता है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द केज फॉर ब्लॉकेज इन कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में अगर ब्लॉकेज होता है तो क्यों होता है, उस कैपिलरी ट्यूब में या तो कोई डस्ट पार्टिकल तो जाएगा नहीं, कोई चीज़ पर तो आ नहीं पाएगा क्योंकि रेफ्रिजरेंट रहता है, उसमें ऑयल और वैक्स ये हो सकता है। आपका ऑप्शन राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि मॉइस्चर एंड ए वैक्स फ्रॉम ऑयल, जो ऑयल का वैक्स है वो जाके उसमें फंस सकता है, और क्या है मॉइस्चर, और मॉइस्चर आता कहाँ से, जो आप गैस को चार्ज करते हैं इस टाइम जब मॉइस्चर उसके अंदर सिस्टम के अंदर चला जाता है, वही जब ठंडा होता है तो जाके कैपिलरी ट्यूब में जम जाता है, जिसकी वजह से आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल नहीं चल पाता है और कूलिंग नहीं होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज़ द इफ़ेक्टिव मेथड फॉर रेफ्रिजरेंट रिकवरी। रेफ्रिजरेंट रिकवरी करने के लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा है, तो पहला ऑप्शन क्या कहता है कंडेंसिंग यूनिट। कंडेंसिंग यूनिट से क्यों करेंगे, कंडेंसिंग यूनिट से ठंडा किया जाता है। और सेकंड ऑप्शन क्या कहता है चार्ज माइग्रेशन, ये भी नहीं होगा। पुश एंड पुल रिकवरी, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं, यूज फॉर सिस्टम कंप्रेसर। कंप्रेसर को यूज़ करके कर सकते हैं लेकिन वो इफ़िशेंसी नहीं आएगी
जो चीज़ आपका रिकवरी यूनिट से आएगा, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पुश पुल रिकवरी। मैं प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों बातें करता हूँ इसलिए, लेकिन आपका प्रैक्टिकल बात जो सही होती है वही ऑप्शन में आपको बताता हूँ। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुश पुल रिकवरी यूनिट। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना।